नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 1 अप्रैल 2025 से बैंक में एफडी कितने की करनी चाहिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको नोटिस ना आए। यानी क्या होगी मैक्सिमम एफडी की लिमिट, 1 अप्रैल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा क्या नए नियम जारी करे गए हैं, एफडी रिगार्डिंग क्या नए रूल जारी किए गए हैं। अगर आप बैंक में एफडी करवाते हैं और कैश में अगर करवाते हैं तो उसके लिए क्या लिमिट है, अगर आप सेविंग अकाउंट से डायरेक्टली एफडी करते हैं तो उसके लिए क्या नियम और कानून दिए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम 5 लाख की एफडी करते हैं, 10 लाख की एफडी करते हैं तो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस आ जाती है। लेकिन वहीं पर हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिश्तेदार या हमारे नेबर हम कई बार देखते हैं वो लोग 50 लाख की एफडी करते हैं, 1 करोड़ तक की भी एफडी करते हैं, लेकिन उनको कभी भी नोटिस नहीं आती है। तो हमें कभी डाउट होता है कि क्या लिमिट यहां पर दी गई है जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो यहां पर नोटिस भेज रहा है, या फिर हमें नोटिस भेज रहा है जो हम छोटी मोटी एफडी कर रहे हैं लेकिन बड़ी जो लोग एफडी करते हैं उन पर नोटिस नहीं आती है। तो आज हम पूरी डिटेल जानकारी आपको देने वाले हैं दोस्तों कि कितने की आपको एफडी करनी चाहिए, कैश में कितने की करनी चाहिए, अगर आपके माता पिता द्वारा आपको पैसा दिया गया है तो उसमें आपको क्या करना है, अगर आप एफडी करते हैं किन किन बातों का आपको जानकारी रखनी है। आप चाहे 1 लाख की एफडी करते हैं या 1 करोड़ की एफडी करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कितने की आप एफडी करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आज आपसे नहीं पूछेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3 साल बाद, 5 साल बाद आपसे पूछेगा कि ये जो आपने एफडी करी है ये किसके पैसों से करी है। अगर खुद के पैसों से करी है तो प्रूफ दिखाइए, अगर आपको पैसा कहीं से मिला है तो उसका भी प्रूफ दिखाइए। तो तब आपके पास प्रूफ या डिटेल शायद हो सकता ना हो। तो हमें आज ही पता कर लेना है कि कितने की एफडी हमें करनी चाहिए और हमें इनके लिए क्या क्या प्रूफ हमें इकट्ठा करने हैं ये भी हमें जान लेना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और जानते हैं क्या है फिक्स डिपॉजिट करने का नया नियम, नया रूल, कितने की आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की क्या नई लिमिट दी गई है 2025 में। सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम कितनी आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं 2025 के अंदर, क्या लिमिट इसमें दी गई है। ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स के हिसाब से कोई लिमिट नहीं दी गई है, नो लिमिट। आप कितने की भी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, चाहे आप 1 लाख की फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं या फिर अगर आप 1 करोड़ की भी एफडी करते हैं तो भी यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कभी भी मना नहीं करता है। आप 1 करोड़ की करना चाहते हैं, 10 करोड़ की करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नहीं रोकता। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो पैसा है वो आपको सोर्स प्रूव करना पड़ेगा कि पैसा जो है वो आपके पास कहां से आया। क्या ये ब्लैक का तो पैसा नहीं है, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का तो पैसा नहीं है, क्या यहां पर कोई कैश डीलिंग तो नहीं हुई है, हाई अमाउंट में हाई ट्रांजेक्शन तो नहीं हुआ है। तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि सोर्स प्रूव करना जरूरी है। अगर ये मान लीजिए आपके खुद का पैसा है यानी सेल्फ पैसा है तो आपको यहां पर एग्जांपल के तौर पर अगर आपने आईटीआर फाइल करी है और आईटीआर में आपने अपनी इनकम जो है 20 लाख रुपए दिखाई है और आप इस पर 30% टैक्स पे कर रहे हैं तो आपकी नेट इनकम हो गई 14 लाख रुपए। अब अगर आपने बैंक के अंदर एफडी कर दी 10 लाख रुपए की तो यहां पर कभी भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपको नोटिस जो है वो नहीं भेजेगा, क्योंकि आपने इनकम ही 20 लाख की दिखा दी है और 30% जब टैक्स पे कर दिया सरकार को तो 14 लाख की इनकम को अब आप चाहे खर्च करें या निवेश करें या उसको जलाए, कुछ भी आप करें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कुछ भी नहीं कहेगी। आपने 10 लाख तक की एफडी करी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपने आईटीआर ही फाइल नहीं करी है, आईटीआर फाइल नहीं करी या आप आईटीआर जो है वो फाइल नहीं करते, लगातार सलंग आप फाइल नहीं करते, यानी आपने 5 साल में सिर्फ एक बार ही आईटीआर फाइल करी है और उसमें भी आपने सिर्फ 4 लाख की ही इनकम दिखाई है, लेकिन आप एफडी कर रहे हो 10 लाख की, 20 लाख की एफडी कर रहे हो, तब यहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। यहां पर आपको नोटिस आ सकती है, आपसे पूछा जा सकता है
कि आपकी आईटीआर तो 4 लाख की दिखा रही है, लेकिन आप एफडी भर रहे हो 10 लाख की बना रहे हो, 20 लाख की कर रहे हो, तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सोर्स पूछ सकता है कि ये जो पैसा है 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, ये आपके पास कहां आया है। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। इसके अलावा कई लोग जो है आईटीआर रेगुलर भरते हैं। आईटीआर आपने भरी, 1 साल की आईटीआर भरी, फिर दूसरे साल की है, फिर तीसरे साल की है। अब भले ही आपकी इनकम कम है, यहां पर 4 लाख है, मान लीजिए यहां पर 4 लाख है, यहां पर आपने 3 लाख रुपए दिखाए, यहां पर आपने 5 लाख रुपए दिखाए, तो टोटल आपका 12 लाख रुपया है। लेकिन इसमें मान लीजिए 2 लाख रुपए आपके खर्च है, टैक्स आपको लगा नहीं है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर अंदर आपकी आईटीआर है, तो उस केस में 10 लाख आपके बचते हैं और ये 10 लाख रुपए जो है वो आपने एफडी करने में लगा दिया, तो उस केस में भी कोई दिक्कत नहीं होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिछले 4 सालों की तो आईटीआर देखेगा आपकी कि कितनी आपकी इनकम हो रही है। ऐसा ना हो कि आपकी इनकम तो 12 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, लेकिन आप 50 लाख की जो है वो एफडी कर रहे हैं। तो इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सोर्स बताना जरूरी है कि पैसा कहां से आया है। अगर ये ब्लैक का पैसा है तो उस केस में आप पर 78% है, यानी अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, आप पर टैक्स ठोका जाएगा, आप पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। 78% तक आपको जो है यहां पर टैक्स देना पड़ेगा, यानी 50 लाख आपका है माइनस 10 लाख, क्योंकि आपकी इनकम दिख रही है 10 लाख तक की, तो 40 लाख तक आपको जो है सरकार को टैक्स देना पड़ सकता है, अगर आपने प्रॉपर सोर्स एक्सप्लेन नहीं किया है। सोर्स होता क्या है? मान लीजिए आपकी सैलरी इनकम हो, कैपिटल गेन से इनकम हो सकता है आपकी पीजीबीपी से यानी बिजनेस इनकम हो, आपकी रेंट इनकम हो, तो ये सोर्स इनकम है। तो यहां से आपको इनकम हुई। अब इस इनकम पर आपने अगर सरकार को मान लीजिए 100 रुपए आपको इनकम हुई है और 30% सरकार को टैक्स आपने जमा कर दिया, यानी 30 रुपए आपने जमा कर दिए, तो 70 रुपए आपके पास बचे। अब इस 70 रुपए की आप एफडी करें, मना थोड़ी करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि आप एफडी करेंगे 70 रुपए की तो उसमें आपको इंटरेस्ट होगा, तो फिर इंटरेस्ट पर फिर आपको टैक्स लिया जाएगा। तो जितने ज्यादा की आप एफडी करेंगे उतना ज्यादा ब्याज मिलेगा, उतना ज्यादा ब्याज मिलेगा तो उतना ज्यादा टैक्स सरकार को खाते में मिलने वाला है। तो सरकार को तो कोई दिक्कत नहीं है कितने की भी आप एफडी करें। अगर आप 3 करोड़ की भी एफडी करते हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि मेरे दोस्त ने 3 करोड़ की एफडी करी है, उसका तो नोटिस नहीं आई, भले ही उसके नोटिस नहीं आई पर उसकी आईटीआर देखी जाएगी ना कि उसकी आईटीआर 10 करोड़ की है, वो 10 करोड़ की सैलरी कमाता है, सैलरी आती है, उसकी रेंट इनकम आती है, शेयर से इनकम आती है, कहीं ना कहीं से उसकी इनकम आ रही है, सोर्स आ रहा है, आईटीआर आ रही है, तो 3 करोड़ की एफडी करना मना थोड़ी है। डिपार्टमेंट ये नहीं कहता कि आप एफडी मत करिए इतने की, डिपार्टमेंट सिर्फ इतना कह रहा है जितने की भी आप एफडी कर रहे हैं आपका सोर्स प्रूव कर दीजिए। अगर ये सोर्स प्रूव कर देते हैं आप तो डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर टैक्स जमा कर दिया, यानी जो इनकम आई थी आपको उस पर टैक्स जमा कर दिया, ऐसा ना हो कि आप टैक्स जमा ना करके छुपे हुए रास्ते से जाकर कैश या बैंक के थ्रू पैसा जो है एफडी में डाल रहे हैं, आपने टैक्स जमा ही नहीं किया, ये नहीं चलेगा। आप अगर उस इनकम पर टैक्स जमा कर देते हैं, बाकी जो बैलेंस इनकम होती है उसकी आप एफडी करते हैं, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। आईटीआर प्रॉपर भरते हैं, 3-4 साल की लगातार भरते हैं, ऐसा नहीं आपके 10 साल की आईटीआर हो और फिर आपको यहां पर जो 10 साल पहले कमाया है अब आप एफडी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके 10 साल की आईटीआर थी, 10 साल पहले आपने आईटीआर भरी थी 50 लाख रुपए की, लेकिन उसके बाद आपने कभी आईटीआर नहीं भरी, आज आप एफडी कर रहे हो 50 लाख की, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके सेविंग अकाउंट के अंदर बैलेंस चलता आ रहा है। तो सेविंग अकाउंट में 10 साल से पहले बैलेंस चलता आ रहा है, अब मैंने एफडी करी है, तो वहां पर सोर्स प्रूव करना पड़ेगा आपको, उस साल की आईटीआर बता दीजिए, साथ में बता दीजिए पैसा कहां से आया था। तो यहां पर आपको सोर्स प्रूव करना पड़ता है। सोर्स अगर आपने प्रूव कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब बात करते हैं, मान लीजिए आपके पेरेंट्स यानी आपकी जो मदर है या आपके जो फादर है उन्होंने आपको जो है पैसा दिया है जिससे आप अगर एफडी करते हैं, अब या तो उनके पास उन्होंने प्रॉपर्टी बेची हो, प्रॉपर्टी बेचकर आपको पैसा दिया हो, या उनका रिटायरमेंट हुआ तो रिटायरमेंट फंड उनको मिला है वहां से आपको पैसा मिला है, या फिर बैंक ट्रांसफर, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से आपको जो है पैसा दिया गया है। तो उस केस में जो भी एफडी आप करवा रहे हैं, यानी आपने आपके अकाउंट के अंदर एफडी आप करवा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आपको यहां पर जो भी डोनर है, यानी जो भी आपके माता पिता है, माता और पिता है, इनका सोर्स आपको प्रूव करना पड़ेगा। इनका सोर्स आपको प्रूव करना पड़ेगा। क्या इन्होंने आईटीआर फाइल करी है, क्या इन्होंने जो भी आपको प्रॉपर्टी बेची है तो कैपिटल गेन हुआ है, क्या कैपिटल गेन पर टैक्स पे किया है, अगर रिटायरमेंट फंड है तो क्या वो आईटीआर में शो किया गया है इनकम प्रॉपर्ली, क्या अगर बैंक ट्रांसफर है तो यहां पर जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है उस पैसे पर क्या टैक्स लगाकर दिया है या नहीं दिया है, प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट दे दीजिए। इसी के साथ साथ आप अगर बैंक स्टेटमेंट देते हैं तो वो भी ठीक है, बैंक स्टेटमेंट दे दीजिए। फॉर्म 16 अगर आपका रिटायरमेंट फंड पैसा आया तो फॉर्म 16 यहां पर जमा कर दीजिए। गिफ्ट डीड अगर आपके पास है तो गिफ्ट डीड भी दे दीजिए।
और सोर्स जो है वो आप प्रूव कर दीजिए। आईटीआर आप बता दीजिए कितना पैसा आईटीआर में आया है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपको गिफ्ट में भी मिला है तो आपको डोनर जो होगा, आपके जो पेरेंट्स होंगे जिन्होंने आपको गिफ्ट दिया, या आपके कोई रिलेटिव है जिनसे आपको पैसा आया है, रिलेटिव हो गया, तो उनका जो सोर्स है वो प्रूव करना आपको जरूरी है। पैसा आपको मिला है, इस पैसे की जो भी आपने एफडी करी है, तो क्या इस पैसे पे ऑलरेडी टैक्स है या नहीं है। अगर इस पैसे पे टैक्स नहीं किया गया और आपको पैसा जो है ऐसे ही ट्रांसफर कर दिया तो वो नहीं चलेगा, उस पर यहां पर आपको जो एडिशन कर दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कैश पड़ा था, आपने अपने पेरेंट्स के खाते में कैश डाला, वहां से आपके फादर ने, आपके मदर ने जो है आपको पैसा जो है बैंक से ट्रांसफर कर दिया आपके खाते में, और आपने फिर यहां पर एफडी कर दी। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपके फादर या जो भी पेरेंट्स है, मदर फादर है, उनका जो डोनर है, यानी आपके जो डोनर है, जिन्होंने आपको पैसा गिफ्ट दिया है, बैंक ट्रांसफर किया है, उनका सोर्स प्रॉपर होना चाहिए। अगर उनका सोर्स प्रॉपर नहीं है, यानी इस कैश को अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उस केस में अनएक्सप्लेन कैश माना जाएगा, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, जिसकी वजह से आपको यहां पर पेनल्टी लग सकती है। ध्यान रखिएगा, 78% तक आपको टैक्स वैक्स मिलाकर प्लस पेनल्टी और एक्स्ट्रा आपको लगा दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, प्रॉपर सोर्स जो है आपके डोनर का, यानी जो भी आपको रिलेटिव अगर पैसा दे रहे हैं, आपके पेरेंट्स, मदर फादर पैसा दे रहे हैं, या कोई अन्य व्यक्ति आपको पैसा दे रहा है, तो उसका सोर्स आपको प्रूव करना पड़ेगा। इसके अलावा हो सकता है आपने खुद ने मकान, दुकान, जमीन, घर, जायदाद, या फिर अपने शेयर्स बेचे, म्यूचुअल फंड से पैसा आया है, ज्वेलरी बेची, गोल्ड बेची। अगर आपने ये सारी चीजें बेची है तो उस केस में आपको आईटीआर में इन सबको शो किया है कि नहीं किया है, जो भी आपने सेल किया है। मान लीजिए अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट दे दीजिए साथ साथ में, प्लस आपके आईटीआर में जो है कैपिटल गेन आपने दिखाया है, उस कैपिटल गेन पे टैक्स पे किया है या नहीं किया है। कई बार हम एग्जम्पशन ले लेते हैं कैपिटल गेन का और उसे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर डाल देते हैं, तो कैपिटल गेन में डाल देते हैं। तो उस केस में समझ लीजिए आपने सेल किया 50 लाख रुपए का, और आपकी जो कॉस्ट थी वो यहां पर 30 लाख रुपए की थी, और 20 लाख रुपए का आपका कैपिटल गेन हुआ। तो ये 20 लाख ही रुपए तो आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल रहे हैं, तो ये 30 लाख की अगर आप एफडी करते हैं तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस 30 लाख की आप एफडी कर सकते हैं। लेकिन ये जो सोर्स है ये प्रॉपर आपने आईटीआर में दिखाया है कि नहीं दिखाया है, क्या यहां पर कैपिटल गेन आपने एग्जम्पशन लिया है कि नहीं लिया हुआ है, तो प्रॉपर सोर्स आपको देना जरूरी है। शेयर आपने बेचा तो शेयर जो है वो आपने कैपिटल गेन के अंदर दिखाया है कि नहीं दिखाया, क्या उस पर टैक्स पे किया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्या टैक्स पे किया। म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड से जो पैसा मिला है, ज्वेलरी, गोल्ड जो बेचा है, जिन पर कैपिटल गेन हुआ है, या कोई अदर इनकम है, तो आपने टैक्स लगाया है या नहीं लगाया। तो मेन इंपॉर्टेंट है जो भी इनकम आपकी है उस पर टैक्स लगाना है। उसके बाद अगर कोई इनकम बैलेंस बच जाती है, नेट इनकम रहती है, उसको आप एफडी में निवेश कर सकते हैं। फिर चाहे आपका मकान, दुकान, जमीन, कहां का भी पैसा क्यों ना हो, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको देना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, एक तो आईटीआर डिस्क्लोज करनी है, साथ में आप यहां पर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, साथ में कैपिटल गेन टैक्स अगर पे किया है तो उसका जो चालान है वो भी आप दे सकते हैं। अगर पैसा आपके मदर फादर से मिला है तो उस केस में आप गिफ्ट डीड भी बना सकते हैं, गिफ्ट डीड बनाकर वहां पर सोर्स प्रॉपर डिक्लेयर कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स, माता पिता की जो आईटीआर है वो बता सकते हैं, सोर्स बता सकते हैं, और वहां पर भी अगर कैपिटल गेन टैक्स पे किया है तो चालान वहां पर बता सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपको देने पड़ेंगे, जिससे आपका सोर्स प्रूफ हो जाएगा। फिर आप कितने की भी एफडी करें कोई दिक्कत नहीं है। अगले पॉइंट पे, तो अगर कोई बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, एनबीएफसी है, निधि कंपनी है, कोऑपरेटिव बैंक है, तो उन्हें मैंडेटरी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। अगर आप लिमिट से ज्यादा अगर एफडी करते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहां पर एसएफटी के थ्रू उन्हें रिपोर्टिंग करनी होती है। ध्यान रखिएगा, चाहे आपका एक अकाउंट हो या एक से ज्यादा एफडी अकाउंट हो, पूरे साल में इन अ फाइनेंशियल ईयर देखा जाएगा, यानी अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरे साल के अंदर अगर आपने एफडी करवाई है 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा, तो यहां पे एग्रीगेट देखा जाएगा। एग्रीगेट हो यानी आपने मल्टीपल में एफडी करवाई है, मल्टीपल अमाउंट में या सिंगल अमाउंट में, उसी को पूरा का पूरा देखा जाएगा 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा। यहां पर अगर रिन्यूअल एफडी है तो उसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। अब आइए एक एक पॉइंट को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक या एक से ज्यादा एफडी करते हैं, तो आपका चाहे एक अकाउंट हो या आपके मल्टीपल एफडी अकाउंट हो, सेम बैंक के अंदर, सेम बैंक है उसके अंदर आपका एक अकाउंट है, मल्टीपल अकाउंट है, यानी एक एफडी अकाउंट है, पहला एफडी अकाउंट है, दूसरा है ये तीसरा एफडी अकाउंट है। इसमें आपने 5 लाख की करवाई, इसमें आपने 3 लाख की करवाई, और इसमें आपने 4 लाख की करवाई, तो यहां पर टोटल 12 लाख की यहां पर एफडी आपने करवाई है। तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग जो है वो कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने यहां पर 10 लाख के अंदर करवाई है तो आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। तीनों की यहां पर मिलाकर 12 लाख की है, 10 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो चाहे आपका एक अकाउंट हो, एक से ज्यादा अकाउंट हो, आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर में, तो मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर में 22-23 हो गया,
फाइनेंशियल ईयर 23-24 हो गया, फाइनेंशियल ईयर 24-25। अब इस फाइनेंशियल ईयर में आपने 5 लाख की करवाई, फिर आपने 8 लाख की करवाई, फिर आपने 5 लाख की और करवाई, तो टोटल 17 लाख की आपने एफडी करवाई। तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी, क्योंकि हर एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख की लिमिट देखी जाएगी। तो हर एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 10 लाख की लिमिट देखनी है। इसके बाद आ जाते बात करते हैं 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की एग्रीगेट। तो यहां पर आप सिंगल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर एग्रीगेट यानी मल्टीपल में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। मान लीजिए आपने 15 लाख की एफडी कर दी, 10 लाख की एफडी कर दी, तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। 15 लाख की एक बार में कर दी, 10 लाख की एक बार में कर दी, तो रिपोर्टिंग हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपने बैंक के अंदर यहां पर 5 लाख की एफडी करी है, टुकड़े टुकड़ों में करी है, 3 लाख की करी है, फिर आपने 1 लाख की करी है, फिर आपने 2 लाख की कर दी है, तो यहां पर आपने जो है 10 लाख की एफडी कर दी है, तो उस केस में यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं है आपने अलग अलग डेट पर, यानी ये 1 तारीख को, ये अक्टूबर में करी थी, ये मार्च में करी थी आपने, ये दिसंबर में करी थी, अप्रैल के अंदर करी थी, तो ऐसा नहीं है कि आपकी अलग अलग देखी जाएगी, सभी को मिलाकर टोटल देखी जाएगी। 10 लाख से या उससे ज्यादा है तो यहां पर बैंक, पोस्ट ऑफिस सभी यहां पर रिपोर्टिंग कर देगी। इसके अलावा रिन्यूअल एफडी की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिएगा। दो तरीके से रिन्यू होती है, एक तो होती है ऑटो रिन्यू, यानी आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में एफडी थी 10 लाख रुपए की, फिर फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ये रिन्यू हो गई, 1 साल की एफडी थी, ऑटो रिन्यू हो गई 10 लाख की। तो यहां पर रिन्यू हुई है, ऑटो रिन्यू हुई है, तो उस केस में कोई भी रिपोर्टिंग आपकी नहीं होगी, नो रिपोर्टिंग। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, यहां पर आपकी जो एफडी है वो आप क्लोज कर देते हैं, एफडी अकाउंट जो है वो क्लोज करवा देते हैं। यानी फाइनेंशियल 24-25 में आपकी 10 लाख की थी, फिर आपने अकाउंट को क्लोज करवा दिया, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में सेविंग अकाउंट में पैसा डाला और फिर आपने नया अकाउंट खुलवा दिया, एफडी का नया अकाउंट खुलवा दिया 10 लाख का। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये नया अकाउंट जो खुलवाया है इसकी वजह से यस आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो कभी भी आप अकाउंट पुराना क्लोज करके एफडी का अगर नया अकाउंट खुलवाते हैं, नई एफडी करते हैं, तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। अगर आप ऑटो रिन्यू करते हैं तो रिपोर्टिंग नहीं होगी, लेकिन अगर आप बंद करके फिर अकाउंट में वापस पैसा डालते हैं, नया एफडी खोलते हैं, तो आपकी रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। कई लोग क्या करते हैं, 4 लाख की एफडी होती है, अकाउंट जो है वो क्लोज करवाया, फिर 4 लाख की एफडी कर दी, फिर वापस अकाउंट को जो है क्लोज करवाते, फिर 4 लाख की नई एफडी कर दी, फिर अकाउंट को क्लोज करवाते, फिर 4 लाख की एफडी कर दी। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो यहां पर आपने 12 लाख की एफडी कर दी, तो यहां पर आपका टोटल जो एफडी 10 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। अब यहां पर आपको बचना है तो क्या करना होगा, यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आप अलग अलग बैंकों में एफडी करवाते हैं, आईसीआईसी बैंक हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गई, एक्सिस बैंक हो गई, अब अलग अलग बैंकों के अंदर आपने 9 लाख की करवा दी, 8 लाख की करवा दी, यहां पर आपने 5 लाख की करवा दी, तो यहां पर आपने 21 लाख रुपए की एफडी करवा दी, जबकि यहां पर आपकी 10-10 लाख के अंदर है, तो उस केस में कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, भले ही ये 10 लाख के अंदर आपने करवाई है, अलग अलग बैंकों के अंदर करवाई है, या फिर अगर आप पोस्ट ऑफिस में करवाते हैं, बैंक में करवाते हैं, या फिर आप एनबीएफसी के अंदर अलग से एफडी करवाते हैं, निधि कंपनी के अंदर एफडी करवाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक के अंदर एफडी करवाते हैं, 5-5 लाख की, मान लीजिए 5 लाख, 6 लाख की करवाई, 6 लाख की करवाई, यहां पर 7 लाख की करवाई, भले ये टोटल जो है वो आपकी 10 लाख से ज्यादा की है, लेकिन आपको जो है रिपोर्टिंग तो यहां पर नहीं होगी, क्योंकि यहां पर सभी 10-10 लाख के अंदर है, ये सभी 10-10 लाख के अंदर है, तो रिपोर्टिंग तो आपकी नहीं होगी। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन, यानी ये पैसा आपके पास कहां से आया है, वो सोर्स आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 2 तरीके से इंफॉर्मेशन आती है, एक तो बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा इंफॉर्मेशन जाती है, एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद से ही इंफॉर्मेशन आपका निकाल सकता है। पैन जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होता है, और इस पैन के थ्रू वो आपके सेविंग अकाउंट तक पहुंच सकता है, वो आपके एफडी अकाउंट तक पहुंच सकता है, वो आपके आरडी अकाउंट तक पहुंच सकता है, या पोस्ट ऑफिस की कोई भी अकाउंट तक पहुंच सकता है, क्योंकि सभी जगह आपका पैन दिया होता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद से भी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। तो यह ध्यान रखिएगा, अलग अलग बैंकों में भी कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप बच जाएंगे। आपको यहां पर ध्यान रखना है, अलग अलग बैंकों में करने का कारण यह है कि आपकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग ना हो, लेकिन फिर भी आपका सोर्स सही होना चाहिए। सोर्स अगर प्रॉपर नहीं होगा तो कभी भी आपको नोटिस आ सकती है। नोटिस आज नहीं आती, 3 साल बाद, 5 साल बाद आती है, तब आपको पता ही नहीं होगा कि पैसा कहां से आया था, एफडी हमने कब करवाई थी। तो आपको ये आज ही ध्यान रख लेना है, जो भी एफडी आप करवा रहे हैं उसका प्रॉपर सोर्स आपके पास होना चाहिए, रिटर्न उतना भरा हुआ होना चाहिए। अगर रिटर्न प्रॉपर भरा हुआ है तो कोई दिक्कत आगे नहीं आएगी। अपने तीसरे पॉइंट पे, तो कैश फिक्स डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं, मान लीजिए आपका सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में यहां पर कैश डिपॉजिट कर दिया है, तो आपने यहां पर मान लीजिए 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए। अब इस 10 लाख की आपने सीधे जो है वो एफडी कर दी,
तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा, कैश अगर आप डिपॉजिट करके फिक्स डिपॉजिट करते हैं यानी एफडी जो है वो आपकी कैश की मानी जाएगी, जिसके अंदर सेक्शन 269 एसटी लागू हो जाता है। सेक्शन 269 एसटी ये कहता है कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई व्यक्ति कैश रिसीव करता है 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा, तो उस केस में यहां पर 100% की पेनल्टी लग जाती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको 100% पेनल्टी लग जाएगी। यानी ये तो 10 लाख रुपए आपने जमा करे हैं, ये 10 लाख रुपए आपको सरकार को पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा। एक तो ये, दूसरा आपने एफडी भी करवा दी और ये जो 10 लाख रुपए थे यानी ये जो कैश था वो अनएक्सप्लेन था, यानी आपका जो कैश है वो अनएक्सप्लेन कैश माना जाएगा या फिर अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। पेनल्टी तो आपने दे दी 100% यानी 10 लाख की, प्लस आप पर टैक्स भी लगाया जाएगा, तो 60% टैक्स लगेगा प्लस 25% सरचार्ज और 4% सेस, यानी टोटल 78% यानी 7,80,000 सरकार को टैक्स भी देना पड़ेगा एक्स्ट्रा और 10 लाख की आपको पेनल्टी भी लग जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आपके पास कैश अगर आ जाता है तो कितना कैश आप एफडी कर सकते हैं, तो आप सिर्फ 1,99,999 की ही एफडी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको गिफ्ट में पैसा मिला है, आपके पेरेंट्स के थ्रू मिला है या फिर आपके रिलेटिव के थ्रू मिला है, कैश में कह रहा हूं मैं, यहां पर सिर्फ कैश की बात हो रही है, यहां पर एनईएफटी की, आरटीजीएस की, इसकी नेट बैंकिंग की, इनकी बात नहीं हो रही है। यहां पर सिर्फ प्योर जो है वो कैश की बात हो रही है, चेक की बात नहीं हो रही है। अगर इनमें से आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेनल्टी आपको नहीं लगेगी। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, नेट बैंकिंग से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कैश में कर रहे हैं तो 1,99,999 से ज्यादा आप सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं कैश में ले सकते। अगर सिंगल ट्रांजैक्शन इससे ज्यादा हुआ, 2 लाख रुपए ज्यादा, तो उस केस में आपको 10 लाख की पेनल्टी लग जाएगी। अब आपने पेरेंट्स से ले लिया 1,99,999, आपने रिलेटिव से भी ले लिया 1,99,999 और ये बैंक में जाकर आपने जमा कर दिया और फिर आपने एफडी कर दी। जो कैश था आपने बैंक में जमा किया, एफडी कर दी, तो कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर इनका जो सोर्स है वो यहां पर आपको प्रूव करना पड़ेगा, आईटीआर इनकी भरी हुई होनी चाहिए। तो यहां पर जो आपके डोनर है उसका सोर्स आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप कैश में भी 1,99,999 करते हैं तो जिससे पैसा आया है आपको, या तो अगर वो आपके बिजनेस का पैसा हो तो बिजनेस का 1, 2, 3 बिजनेस के लोगों ने आपको पैसा दिया है 1,09,999, तो ध्यान रखिएगा आपकी आईटीआर प्रॉपर हो, उनके पैन नंबर आपके पास होने चाहिए, उनकी सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए ताकि आप ये बता सको कि किसके पास से आपको पैसा आया है। तो अगर उनका सोर्स आपने प्रूव कर दिया, आपके बिजनेस का पैसा है, आपने रिटर्न प्रॉपर अगर भर दिया है कि कैश में ही बिजनेस आपका है, रिटर्न आप प्रॉपर आईटीआर भर रहे हैं, इन पर पूरा टैक्स आप भर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप एफडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर डायरेक्टली एफडी कर देते हैं, 10 लाख रुपए लिए, डायरेक्टली पैसा जमा किया सेविंग अकाउंट में और एफडी कर दी, तो उस केस में 100% पेनल्टी लग सकती है। तो कैश में कितनी कर सकते हैं मैक्सिमम आप? 1,99,999 सिंगल टाइम, यानी एक बंदे से आप इतना ही पैसा कैश में ले सकते हैं, जिसकी आप चाहे तो एफडी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको प्रूव करना पड़ेगा सोर्स। अपने अगले पॉइंट पे, तो यहां पर अगर आप रिपोर्टिंग से बचना चाहते हैं, यानी बैंक, पोस्ट ऑफिस ये आपकी रिपोर्टिंग ना करे, जिसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, अपनी एफडी जो है यानी पैसा जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं आपके फैमिली मेंबर्स में और उनके नाम से एफडी करवा सकते हैं। तो 10 लाख तक की एफडी करवाएंगे, चाहे आपके स्पाउस हो इनके नाम से करवा सकते हैं, पेरेंट्स है यानी मदर और फादर के खाते में एफडी करवा सकते हैं, आपके बच्चे माइनर है या मेजर है उनके नाम से आप एफडी करवा सकते हैं। उनके नाम से अगर 10 लाख के अंदर की एफडी करवाते हैं तो उस केस में आप रिपोर्टिंग से बच जाते हैं, यानी आपका जो पैसा है वो आप में ना करके अपने फैमिली मेंबर्स में करते हैं, तो उस केस में आप रिपोर्टिंग से बच सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, स्पाउस में करेंगे तो वहां पर क्लबिंग प्रोविजन जो वो लागू हो जाता है, यानी एफडी से जो जुड़ा इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आपकी इनकम माना जाएगा। हालांकि यहां पर पेरेंट्स के केस में क्लबिंग प्रोविजन जो है वो अट्रैक्ट नहीं होता, तो यहां पर आप कर सकते हैं, जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपके पेरेंट्स यानी आपके जो मदर फादर है उनकी इनकम में आईटीआर में इंक्लूड की जाएगी। माइनर है तो यहां पर भी आपको क्लबिंग प्रोविजन जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा, यहां पर भी जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आपकी इनकम मानी जाएगी। अगर मेजर है तो उस केस में कोई भी क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो सकता है अगर आप स्पाउस को और माइनर को यहां पर फिक्स डिपॉजिट यानी उनको गिफ्ट करते हैं, जो भी पैसा आप गिफ्ट कर रहे हैं जिसके लिए आपको प्रॉपर गिफ्ट डेट बना लेनी है, और आप अगर माइनर और स्पाउस में कर रहे हैं तो वहां पर जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आपकी इनकम मानी जाएगी। जबकि अगर आप पेरेंट्स और अगर मेजर चाइल्ड है उनमें करेंगे तो उनकी इनकम मानी जाएगी, इंटरेस्ट इनकम, ना कि आपकी इनकम। तो आप पैसा जो है वो यहाँ पर डाइवर्ट कर सकते हैं, यानी उनके नाम से एफडी बनाकर भी यहाँ पर आप सेफ हो सकते हैं, जिससे आपकी कोई भी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक, पोस्ट ऑफिस, निधि, एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जाएगा। अपने अगले पॉइंट पे, तो फिक्स डिपॉजिट जो भी आप कर रहे हैं आईटीआर में जरूर दिखाएं।
ध्यान रखिएगा ITR 2, ITR 3 या ITR 4 अगर आप इंडिविजुअल है तो दिखा सकते हैं, लेकिन ITR 1 में यहां पर अलाउ नहीं किया जाता क्योंकि ITR 1 में असेट्स और लायबिलिटी का शेड्यूल नहीं होता, तो वहां पर आप नहीं दिखा सकते। जबकि ITR 1 ऑलरेडी सैलरीड पर्सन की होती है, तो वहां पर सीधे आपके बैंक खाते में ही पैसा आता है। तो सरकार को यहां पर आपको सिर्फ बैंक स्टेटमेंट या सैलरी का फॉर्म 16 आप दिखा सकते हैं, या 26 AS हो गया, AIS आप चेक करवा सकते हैं अपनी इनकम सोर्स बताने के लिए कि वहां से आपने FD बनवाई है। लेकिन ITR 2, ITR 3, ITR 4 में अगर आप दिखा देते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा अगर आप असेट्स लायबिलिटी में अपनी फिक्स डिपॉजिट दिखा देते हैं। मान के चलिए एग्जांपल के तौर पर आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 10 लाख की FD करी थी और ये आपने ITR में जो है वो शो कर दी। अब नेक्स्ट ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जब आप ITR भर रहे हैं तब यहां पर आपने 20 लाख का जो FD है वो आपके ITR में आपने दिखाई है। अब यहां पर साफ तौर पर डिपार्टमेंट ये देख सकता है कि यहां पर सिर्फ आपकी 10 लाख की नहीं है वो FD जो है यहां पर क्रिएट हुई है, ना कि 20 लाख की। अगर ये 10 लाख की अगर आप नहीं दिखाते तो यही लगता है ये 20 लाख की नई FD जो है वो आपने क्रिएट करी है। लेकिन अगर आपने ITR भरी है तो यहां पर आप साफ तौर पर कह सकते हैं 10 लाख मेरा ऑलरेडी था, 20 लाख की करिए तो इसी में से ये 10 लाख है, तो यहां पर सिर्फ नई जो है वो 10 लाख की है। अगर इसका हम सोर्स एक्सप्लेन कर देते हैं तब तो कोई ठीक है, दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं करेंगे तो सिर्फ 10 लाख पर ही तो एडिशन होगा, इसी पर तो आपको जो है टैक्स सरकार को देना पड़ेगा, ना कि पूरे 20 लाख पर। तो ध्यान रखिएगा कई बार ITR में भी शो करने से आप यहां पर बच सकते हैं। अगर आप ITR में दिखा देते हैं तो उस केस में आपकी यहां पर जो है डिस्क्लोज हो जाता है, तब वहां पर आप एक्सप्लेनेशन आसानी से दे सकते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट जो भी हो तो अगर आपके ITR फॉर्म अलाउ कर रहा है तो उसे जरूर दिखाएं। आ जाते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे, तो TDS आपका डिडक्ट होता है फिक्स्ड डिपॉजिट पर अगर लिमिट से ज्यादा हुआ। तो कितना TDS डिडक्ट होता है? 10% 194A के तहत। सीनियर सिटीजन है, 24-25 के अंदर लिमिट 50,000 थी जिसको सरकार ने बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है 25-26 में। नॉन सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 40,000 थी जिसको सरकार ने बढ़ाकर 50,000 कर दिया। और अगर आप कॉर्पोरेट FD करते हैं तो उस केस में 5,000 की लिमिट थी, सरकार ने इसको बढ़ाकर 10,000 कर दिया। यानी 1,50,000 या फिर ये 10,000, इनसे ज्यादा इंटरेस्ट अगर आपको मिलेगा तो उस केस में आपका TDS जो है बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक जो है वो आपका डिडक्ट कर लेगी। इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट जो ज्यादा है, मान लीजिए आपका 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो आप फॉर्म 15H जो है वो जमा कर सकते हैं जिससे आपका इंटरेस्ट डिडक्ट होने से बच सकता है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखिएगा आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम कम होनी चाहिए। अगर नॉन सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 4 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर होनी चाहिए, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 12 लाख तक का आपको फायदा मिलता है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस आपको रिबेट का फायदा मिल जाता है 87A का, जहां पर आप 12 लाख तक अगर फॉर्म 15H जमा करते हैं तो आपका TDS डिडक्ट नहीं होगा। ये फॉर्म कब जमा करना है आपको? 1 अप्रैल के बाद आप कभी भी इसको जमा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा हर क्वार्टर में आपका TDS डिडक्ट होता है, तो पहले ही क्वार्टर में आप जमा कर दें ताकि आपका TDS डिडक्ट ना हो। इसके साथ साथ आपके 26 AS में ये TDS रिफ्लेक्ट होता है, जो भी आपका डिडक्ट हो रहा है 26 AS, AIS या फिर TIS के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। अब रिफ्लेक्ट होगा तो ऑफ कोर्स यहां पर आपका FD से इंटरेस्ट आ रहा होगा, जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह पता चल जाता है कि आपके यहां पर FD जो है वो करी हुई है, यानी आपने जो है बैंक में FD जो है वो करी हुई है। इससे जो है इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ जाता है। हालांकि आप ITR में तो इसको दिखाएंगे FD इंटरेस्ट दिखाएंगे, साथ साथ में असेट्स और लायबिलिटी में FD अमाउंट जो है डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि TDS आपका डिडक्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से सीधे सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ जाता है, क्योंकि आपके 26 AS और AIS में रिफ्लेक्ट होता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इंक्वायरी कर सकता है कि FD जो आपने करवाई है ये कितने की FD करवाई है और इसका सोर्स क्या है, तो वो आपसे मांग सकता है। तो उसके लिए अगर आपको बचना है तो TDS आपका ना डिडक्ट हो, जिसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहां पर जो है फॉर्म 15H जमा कर देना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने लिमिट जानी, कितनी मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट आप कर सकते हैं, कैश में कितनी कर सकते हैं, आपके पास सोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास सोर्स है तो आप 1 लाख से 1 करोड़ या 10 करोड़ की भी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन सोर्स आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा हमने ये भी बताया आपको कि बैंक द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा 10 लाख से ज्यादा की अगर आप FD करते हैं तो वहां पर आपकी रिपोर्टिंग मैंडेटरी हो जाती है। रिपोर्टिंग होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सीधे सीधे आपकी इंफॉर्मेशन चली जाती है, जिससे आपको कभी भी नोटिस आ सकती है। नोटिस आने का समय 50 लाख से कम की अगर आप FD है तो उस केस में 3 साल का समय होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3 साल में कभी भी आपको नोटिस भेज सकता है, और 50 लाख से ज्यादा का अगर आप FD करते हैं
तो उस केस में 5 साल का समय दिया गया है। तो नोटिस अगर आएगी तो उसे आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना होगा, आपकी आईटीआर, आपको प्रूफ देना होगा कि जो भी पैसा आपको मिला है, जो भी एफडी आप करा रहे हैं, ये प्रॉपर सोर्स है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उस केस में आपका एडिशन हो सकता है, यहां पर आपको पेनल्टी लग सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।